Welcome dear student to this lecture of manufacturing processes. In previous lecture we had completed the topic cupola furnace, and with cupola furnace we had mostly complete all the topic necessary with the melting. तो कास्टिंग में हमने पैटर्न मेकिंग से स्टार्ट किया था, अगर आपको याद है तो पहले यूनिट में। पैटर्न मेकिंग के बाद मोल्ड, उस पैटर्न से हमने मोल्ड बनाया था एक। मोल्ड के साथ रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हमने कोर बनाई थी। आफ्टर असेंबलिंग द मोल्ड हमारी नेक्स्ट स्टेप थी गेट मेकिंग, और जिसे हम कहते हैं गेटिंग सिस्टम, वो हमने बनाई थी। नेक्स्ट स्टेप वाज मेल्टिंग ऑफ द मेटल्स। फॉर दैट वी हैड स्टडीड डिफरेंट टाइप ऑफ फर्नेसेस। तो यहाँ तक कास्टिंग में हमने पढ़ा है, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट यूनिट, और हमारा सेकंड यूनिट में भी कंटिन्यूसली हम कास्टिंग के ही टॉपिक पढ़ रहे हैं। सो इन दिस लेक्चर वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक इन कास्टिंग, दैट इज क्लीनिंग एंड इंस्पेक्शन। जैसे ही मोल्ड से हम कास्टिंग को बाहर निकालते हैं, वो आपका फाइनल जॉब नहीं होता है, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग्स विच आर अननेसेसरी आर अटैच with your casting, like gating system. Again, surface is not good in case of sand casting, so some surface finishing is required, removal of gating system is required. This complete process of cleaning up the casting is we will see now. Cleaning of casting. After molten metal has been poured into the mold, it is permitted to cool down and solidify. ये हमें पता है, पिछले टॉपिक पे हमने फर्नेसेस देखे जिसमें मेटल को मेल्ट किया जाता है। अब ये मोल्टन मेटल मोल्ड में पोर करते हैं यूजिंग पोरिंग इक्विपमेंट, ये भी हमने देखे, लैडल। उसके बाद उसे कूल होने दिया जाता है। इट इज नेचुरली लेट कूल डाउन and eventually with fall in temperature it will solidify. Casting when taken out of the mold are not in the same condition in which they are desired, since they have sprue, riser, gates etc. attached to them. कास्टिंग जब मोल्ड से बाहर निकालते हैं हम, तो डायरेक्टली डिजायर्ड कंडीशन में नहीं होती, उसे आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि गेटिंग सिस्टम उसके साथ अटैच होती है, तो वो डिजायर्ड शेप में नहीं होती। दिस ऑपरेशन ऑफ क्लीनिंग मतलब रिमूवल ऑफ गेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड एज फेटलिंग। और फेटलिंग में क्या इंक्लूडेड है? दिस इंक्लूड्स रिमूवल ऑफ कोर फ्रॉम द कास्टिंग। अगर वो हॉलो कास्टिंग है तो हमने कोर यूज किया होगा, तो उस कोर को ब्रेक करके रिमूव करना। रिमूवल ऑफ गेट्स, राइजर, रनर एक्सेट्रा फ्रॉम द कास्टिंग, दैट इज गेटिंग सिस्टम, उसे रिमूव करना। रिमूवल ऑफ फिन्स एंड अदर अनवांटेड प्रोजेक्शंस फ्रॉम द कास्टिंग। कभी कभी फिन्स जनरेट हो जाते हैं, अनवांटेड प्रोजेक्शन जनरेट हो जाते हैं ड्यू टू डिफेक्ट्स इन मोल्ड। मोल्ड में अगर क्रैक है तो मोल्टन मेटल उस क्रैक में फिलअप हो जाएगा, तो उसके वजह से अनवांटेड प्रोजेक्शन जनरेट होते हैं, उसे रिमूव करना। रिमूवल ऑफ अधेरिंग सैंड एंड ऑक्साइड स्केल फ्रॉम द सरफेस ऑफ कास्टिंग। हाई टेम्परेचर से आउटर सरफेस पे ऑक्साइड फॉर्म हो जाते हैं, और कुछ सैंड कास्टिंग सरफेस के साथ अधर हो जाती है, उसे हमें रिमूव करना है।
repairing of casting to fill up blowholes, straightening the wrapped or deformed casting. अगर एयर की वजह से या गैस अच्छी तरह से एस्केप ना होने की वजह से कुछ होल हुए हैं आउटर सरफेस पे, उसे आपको फिलिंग करना है, उसका उसे रिपेयर करना है. और अगर कोई पार्ट बेंड हो गया है, प्रॉपरली कूलिंग ना होने की वजह से बेंड हो गया है, तो उसे स्ट्रेटन करते हैं. ये सारे प्रोसेसेस, डिफॉर्मेशन जहाँ पर भी है उसे स्ट्रेट करना, ये भी उसी के अंडर आता है. सो ऑल दीज प्रोसेसेस आर केम अंडर द क्लीनिंग ऑपरेशन. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फेटलिंग. उसे हम क्या कहते हैं? फेटलिंग. तो उसमें ये सब चीज़ें जो नीचे दी गई है वो सारी चीज़ें अंडर क्लीनिंग ऑपरेशन आती है. कास्टिंग, अब क्लीनिंग की प्रोसेस क्या होती है, यानी कैसे कैसे हम स्टेप बाय स्टेप क्लीनिंग करते हैं. कास्टिंग इज टेकन आउट ऑफ द मोल्ड बाय शेकिंग. शेकिंग प्रोसेस से मतलब मोल्ड को शेक करते हैं हम, वाइब्रेट करते हैं ताकि वो ब्रेक हो जाए और आपको जो कैविटी में सॉलिडिफाइड मेटल है वो एज अ कास्टिंग आपको मिलता है. तो उसे कहते हैं शेकिंग प्रोसेस. एंड द मोल्डिंग सैंड इज रिसाइकल ऑफन विथ सूटेबल एडिशन. मोल्ड ब्रेक करने के बाद जो आपको मोल्डिंग सैंड मिलती है उसे रिसाइकल करते हैं. द एक्सेस मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्प्रू, रनर, गेट्स, गेटिंग सिस्टम, etc., along with the flash formed due to the flow of molten metal into the gaps, is broken manually in case of brittle casting or removed by sawing and grinding in case of ductile material. एक्सेस प्रोजेक्शन जो भी है, आपको फाइनल पार्ट का शेप पता है, उसके अलावा जो भी प्रोजेक्शन है उसे एक तो ब्रेक किया जाता है अगर मटेरियल ब्रिटन है जैसे कास्ट आयरन. अगर मटेरियल डक्टाइल है जैसे स्टील, तो उस केस में उसे ग्राइंडिंग या सॉ से कट किया जाता है. डक्टाइल मटेरियल को क्योंकि आप ब्रेक नहीं कर सकते. द एंटायर कास्टिंग इज देन क्लीन्ड बाय आइदर शॉर्ट ब्लास्टिंग और केमिकल पिकलिंग. ये दोनों प्रोसेस अभी आपको पता नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आगे पढ़ते जाएंगे आपको ये पता चलता जाएगा. शॉर्ट ब्लास्टिंग मतलब एक मशीन होती है. शॉर्ट्स आर नथिंग बट द स्टील बॉल ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1 to 2 मिलीमीटर डायमीटर. जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में बताएं तो छर्रा आपने देखा है जो बेरिंग में रहता है, उसे कहते हैं शॉर्ट. स्टील से बना हुआ बॉल, वो हाई वेलोसिटी से कास्टिंग के ऊपर ब्लास्ट किया जाता है. मतलब हाई वेलोसिटी से इम्पैक्ट करते हैं बहुत सारे स्टील शॉट्स का. उसकी वजह से ऊपर का सरफेस पूरी तरह से क्लीन हो जाता है. अगर ऑक्साइड लेयर है या कोई भी सैंड है तो उससे वो रिमूव हो जाती है. ऊपर का सरफेस क्लीन करने का और भी एक मेथड है शॉर्ट ब्लास्टिंग के अलावा, दैट इज कॉल्ड एज केमिकल पिकलिंग. माइल्ड एसिड में विच इज मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, उसका माइल्ड मिक्सचर बनाते हैं और उसे मेटल को डीप करते हैं. उससे ऊपर की सरफेस, ऊपर की लेयर जो है वो क्लीन हो जाती है. इट इज कॉल्ड एज केमिकल पिकलिंग. समटाइम कास्टिंग आर हीट ट्रीटेड टू अचीव बेटर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज. मोस्टली कास्टिंग से जो पार्ट बनते हैं वो हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस. और क्योंकि ब्रिटल होते हैं तो इम्पैक्ट आप अगर उसके ऊपर करते हो, हैमरिंग करते हो, तो वो ब्रेक होने के चांसेस होते हैं. एंड इफ द टफनेस इज योर प्राइमरी रिक्वायरमेंट, देन some heat treatment has to be done on the final job to improve its physical properties या mechanical properties. तो उसके लिए कभी कभी हीट ट्रीटमेंट भी करते. इट डिपेंड्स अपॉन यूज ऑफ फाइनल प्रोडक्ट. फाइनल प्रोडक्ट कहाँ पर यूज होने वाला है, किस तरह के फोर्सेस उस पर अप्लाई होने वाले हैं, इस पर डिपेंड है कि आपको हीट ट्रीटमेंट करना है या नहीं करना है. करना है तो कौन सा हीट ट्रीटमेंट सुटेबल रहेगा. इट डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंट इन विच दैट प्रोडक्ट इज टू बी यूज्ड. So after cleaning, now your product is ready. It has to be inspected for quality and defects.
इंस्पेक्शन में दोनों चीज़ें चेक करते हैं, एक तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, डायमेंशंस एंड डिफेक्ट्स. So what is inspection? Inspection is an act of checking acceptability of a casting. सिंपल वन लाइनर डेफिनेशन अगर कहे हम तो ये क्या है, वो प्रोडक्ट एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, दैट डिसाइडेड बाय द प्रोसेस इंस्पेक्शन. इंस्पेक्शन इज एन एक्ट ऑफ चेकिंग एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ अ कास्टिंग. वो एक्सेप्टेबल है या एक्सेप्टेबल नहीं है. आफ्टर क्लीनिंग, कास्टिंग आर इंस्पेक्टेड टू चेक इफ दे विल परफॉर्म स्पेसिफाइड फंक्शन ड्यूरिंग सर्विस. जिस काम के लिए कास्टिंग बना है वो काम वो कर सकता है या नहीं कर सकता, ये कौन डिसाइड करता है? इंस्पेक्शन. अलग अलग टेस्ट किए जाते हैं, उससे ये आपको पता चल सकता है. Inspection methods can be classified into 5 categories. सारी की सारी इंस्पेक्शन मेथड या जितनी भी है वो 5 अलग अलग कैटेगरी में हम क्लासीफाई कर सकते हैं. अब देखते हैं वो कौन सी कैटेगरीज है. विजुअल इंस्पेक्शन, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं लगता है, सबसे इजीएस्ट मेथड है, सबसे इकोनॉमिकल मेथड है विजुअल इंस्पेक्शन. लेकिन लिमिटेशन भी है कि आप विजुअली बाहर से जितना प्रोडक्ट दिखता है उतना ही देख सकते हो. क्या? विजुअल इंस्पेक्शन डन बाय आईज, नेकेड आई से कर सकते हो, हैंड लेंस, हैंड हेल्ड लेंस से कर सकते हो, या फिर माइक्रोस्कोप. तो माइक्रोस्कोप में आप मेटलर्जिकल स्टडी भी कर सकते हो. तो विजुअली इंस्पेक्ट करना ये इंस्पेक्शन का पहला टेक्निक है या पहला कैटेगरी है, विजुअल इंस्पेक्शन. डायमेंशनल इंस्पेक्शन, अब यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट आपको लगेंगे यूजिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब स्टील रूल नहीं, जिसे स्केल कहते हैं आप. वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज माइक्रोमीटर, डेप्थ गेज, हाइट गेज और डिफरेंट गेजेस, नो गेज, नो गो गेज, गो गेज, ये सारे गेजेस. इसमें क्या चेक होता है? मुझे अगर 10 मिलीमीटर की लेंथ चाहिए थी तो फाइनल कास्टिंग की लेंथ कितनी है, वेदर इट इज़ एग्जैक्ट 10 मिलीमीटर और 9.5 और 10.5, वॉट एवर इट मे बी. आपको जो रिक्वायर्ड थी वो डायमेंशन मिले है या नहीं मिले है, ये इंस्ट्रूमेंट की मदद से चेक करना, दैट इज द डायमेंशनल इंस्पेक्शन. मैकेनिकल टेस्टिंग. मैकेनिकल टेस्टिंग, मैकेनिकली आपको जो प्रॉपर्टीज चाहिए थी, वेदर दीज प्रॉपर्टीज आर अचीव्ड और नॉट. इसमें जनरली मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हम चेक करते हैं. टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है, इम्पैक्ट स्ट्रेंथ कितनी है, हार्डनेस कितना है. ऑल दीज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आर चेक. मोस्टली इसके लिए इंस्ट्रूमेंट आते हैं, अलग अलग टेस्ट के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट. टेंसाइल, कॉम्प्रेसिव, ट्विस्टिंग, ये सारी आप यूटीएम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन पे कर सकते हो. तो टेंसाइल टेस्ट, कॉम्प्रेसिव टेस्ट, हार्डनेस टेस्ट के लिए हार्डनेस टेस्टिंग मशीन आती है, इम्पैक्ट टेस्ट, आइजॉड इम्पैक्ट टेस्ट मशीन आती है, फटिक टेस्ट, कंटिन्यूसली फ्लक्चुएटिंग लोड, उस लोड को कहते हैं फटिक लोड. तो अगर आप कंटिन्यूसली प्लस माइनस डायरेक्शन में लोड को वैरी करते रहते हो तो वो ऑब्जेक्ट या स्पेसिमेन कितने टाइम के लिए उसे बर्दाश्त कर सकता है, ये टाइम में मेजर किया जाता है. तो फटिक टेस्ट. क्रीप टेस्ट, क्रीप मतलब नॉन वेरिएबल लोड के अंदर, कंटिन्यूसली एक्टिंग नॉन वेरिएबल लोड के अंदर फेल्यूर कब होता है. इसमें सब में हम क्या चेक करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, तो उसे कहते हैं मैकेनिकल टेस्टिंग. इसमें से मोस्ट ऑफ द टेस्टिंग जो होती है वो डिस्ट्रक्टिव होती है.
डिस्ट्रक्टिव मतलब टेस्ट होने के बाद आपका स्पेसिमेन रीयूज नहीं हो सकता, वो ब्रेक हो जाता है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। तो ये हो गया आपका थर्ड टेस्ट, दैट इज मैकेनिकल टेस्टिंग। फोर्थ वन is a non-destructive testing. Without breaking the specimen or job, these tests are done. That's why it is called a non-destructive testing. Radiographic test. एक्सरे, एक्सरे से आपको ये पता चलेगा कि एक जॉब है, बाहर से तो अच्छा दिख रहा है, बट इफ देर इज अ क्रैक इनसाइड, what will happen? When it is installed, if it is some part of machine, it is installed for working, so due to internal crack it may failed while machine is working. और अगर वर्किंग के वक्त मशीन फेल हो जाती है तो कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो इंटरनल डिफेक्ट जानने के लिए आपके पास जो मेथड्स है, उसके लिए ऑब्जेक्ट को कट करने की ज़रूरत नहीं है या डिस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है वो। फर्स्ट वन इज अ रेडियोग्राफिक टेस्ट, इसमें हम एक्सरे यूज़ करते हैं जिससे इंटरनल स्ट्रक्चर पता चलता है ऑब्जेक्ट जॉब का। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव से हमको जॉब में अगर अंदर कहीं क्रैक है तो पता चलती है। मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट, अगर ये ऑब्जेक्ट है और इसे मैंने इलेक्ट्रिक सप्लाई देके मैग्नेटिक कन्वर्ट कर दिया, आई विल गिव इट अ इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड इट विल बिकम मैग्नेटिक, क्योंकि मैग्नेट में कन्वर्ट होता है कंडक्टर, अगर उसे हम इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं तो। नाउ सम आयरन डस्ट आर पोर्ड ओवर दिस सरफेस, इस सरफेस पे हम आयरन के डस्ट को क्या करते हैं, इस पर डस्टिंग करते हैं उसका। नाउ ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पर ये जो पार्टिकल्स है ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सारे पार्टिकल उस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं। बट इफ देयर इज अ क्रैक इनसाइड, अगर कोई क्रैक नहीं तो वो प्रॉपरली मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे। बट if there is a crack inside, then this magnetic field will get disturbed. ये जो मैग्नेट आपने डस्ट, आयरन डस्ट इसके ऊपर स्प्रेड किया था या स्प्रिंकल किया था, वो क्रैक के जगह पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपका डिस्टर्ब हो जाएगा ड्यू टू द क्रैक, एंड द फॉर्मेशन ऑफ दिस डस्ट, आयरन डस्ट विल ऑल्सो गेट डिस्टर्ब। तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्रैक है, इस ऑब्जेक्ट को या जॉब को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। सो दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट। एंड लास्ट वन इज अ मेटलर्जिकल इंस्पेक्शन। मेटलर्जिकल इंस्पेक्शन में क्या आएगा, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ अलॉय, व्हाट इज इट्स माइक्रोस्ट्रक्चर, ग्रेन किस तरह से है, ये सारा हम किस में देखेंगे, मेटलर्जिकल इंस्पेक्शन में। स्ट्रक्चर देखेंगे उसका, अलॉय के कंपोनेंट देखेंगे क्या क्या है, एक्सेट्रा। So these are the 5 inspection method of a casting by which we can decide basically look, विजुअल इंस्पेक्शन से जनरली हम लुक देखते हैं, और कोई आउटर सरफेस डैमेज या डिफॉर्मेशन तो नहीं है, ये हम विजुअल इंस्पेक्शन से चेक कर सकते हैं। डायमेंशनल इंस्पेक्शन, अकॉर्डिंग टू द गिवन जॉब डायमेंशन वी कैन चेक whether the final job has same dimension, अगर सेम नहीं है तो कितना डिफरेंस है, ये हम डायमेंशनल इंस्पेक्शन से चेक कर सकते हैं। मैकेनिकल टेस्टिंग मोस्टली चेक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, हार्डनेस, इम्पैक्ट टेस्ट, फटीग टेस्ट, क्रिप टेस्ट, ये सारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज चेक करने के मेथड, और ये डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग है। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग जनरली चेक द इंटरनल डिफेक्ट of some of that required particle, and it is not required the particle to be broken, part to be broken.
एंड लास्ट वन इज अ मेटलर्जिकल इंस्पेक्शन। इसमें हम अलॉइंग एलिमेंट चेक कर सकते हैं, स्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं। सो दीज आर द 5 काइंड ऑफ इंस्पेक्शन मेथड। हम जरूर ये देख रहे हैं कि इंस्पेक्शन ऑफ कास्टिंग, बट दीज 5 मेथड्स आर यूनिवर्सल फॉर एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये 5 जो मेथड हमने यहाँ पर देखी है, ये इंस्पेक्शन की यूनिवर्सल मेथड है और किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के फाइनल प्रोडक्ट को अप्लाई की जा सकती है। सो दिस इज़ नॉट पर्टिकुलरली फॉर कास्टिंग। अब हम कास्टिंग में पढ़ रहे हैं इसलिए इससे इंस्पेक्शन ऑफ कास्टिंग जरूर कह रहे हैं, बट दीज आर यूनिवर्सल मेथड, इतना ध्यान में रखिए। फाउंड्री मैकेनाइजिंग। फाउंड्री मैकेनाइजिंग का बहुत सारा पार्ट हमने पहले यूनिट में कवर किया है, जिसमें हमने मोल्डिंग मशीन्स देखी थी। तो फाउंड्री मैकेनाइजिंग मतलब क्या हुआ? यूजिंग मशीन एट द मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इंस्टेड ऑफ ह्यूमन लेबर, इसे कहते हैं फाउंड्री मैकेनाइजिंग। मैकेनाइजेशन implies the utilization of machinery to accomplish the work previously done by hand. पहले जो काम मैन्युअली होता था उसे मशीन से करना, इसे कहते हैं हम मैकेनाइजेशन। मशीनरी में बी यूज फॉर, मशीनरी क्यों यूज़ करेंगे हम? प्रिपेयरिंग सैंड, सैंड को प्रिपेयर करने के लिए, मतलब मिक्स करने के लिए। ये कंक्रीट मिक्सर, जैसे आपने देखा होगा स्लैब वगैरह जब बनता है तो कंक्रीट मिक्सर यूज़ होता है, उसी तरह का मिक्सर आप यूज़ कर सकते हो, उसी तरह की मशीन फॉर प्रिपरेशन ऑफ सैंड, अलग अलग पार्टिकल को मिक्स करने के लिए। मोल्डिंग एंड कोर मेकिंग के लिए भी मशीन यूज़ कर सकते हो आप। ये मशीन हमने देखी थी, आज और एक वीडियो देखेंगे हम इसके ऊपर, वही वीडियो देखेंगे, लेकिन अब आपको वीडियो ज़्यादा समझ में आएगा। पोरिंग एंड शेकआउट, क्रेन यूज़ होती है ऑटोमेटिक मेटल को पोर करने के लिए। शेकआउट के लिए वाइब्रेशन मशीन यूज़ होती है, जिससे आप मोल्ड को ब्रेक कर सकते हो। मटेरियल हैंडलिंग, मटेरियल हैंडलिंग के लिए भी क्रेन, बहुत सारी मशीन्स है जो मटेरियल हैंडलिंग के लिए यूज़ की जा सकती है। एडवांटेज, व्हाट इज एडवांटेज ऑफ मैकेनाइजिंग, यानी कास्टिंग को मैकेनाइज करने का एडवांटेज क्या है? इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम अ गिवन फाउंड्री फ्लोर स्पेस। आप मशीन यूज़ करते हो तो प्रोडक्शन एक्चुअली बढ़ता है, बिकॉज मशीन डिड नॉट गेट टायर्ड, वो टायर नहीं होती है। कास्टिंग प्रोसेस, कास्टिंग possesses closer dimensional tolerance, improved surface finish and higher accuracy। आपकी तीनों चीज़ें इंप्रूव होती है। डायमेंशनल टॉलरेंस आप बहुत क्लोज अचीव कर सकते हो, सरफेस फिनिश अच्छा मिलता है, और एक्यूरेसी बहुत अच्छी मिलती है ड्यू टू यूज ऑफ मशीन्स। बोथ टाइम एंड लेबर आर सेव्ड सिंस heavy lifting and other laborious operation are carried out by machine और mechanically। टाइम और ह्यूमन लेबर दोनों में आपका सेव होता है। मिनिमाइज कास्टिंग डिफेक्ट, कास्टिंग डिफेक्ट क्या होते हैं हम अगले टॉपिक में देखने ही वाले हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? कास्टिंग डिफेक्ट बहुत मिनिमाइज होते हैं, बहुत मिनिमम डिफेक्ट आपके कास्टिंग में आते हैं कंपेयर टू द हैंड मोल्डिंग। Production of sound casting, good quality casting you get as a output। Faster rate of production, प्रोडक्शन का रेट बढ़ जाता है। रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस होता है, मतलब होता ही है ऐसा नहीं, इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्ट। इफ यू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ पार्ट, your रेट ऑफ प्रोडक्शन विल गेट रिड्यूस। लेकिन आप अगर लेस नंबर ऑफ पार्ट प्रोड्यूस करते हो तो मतलब आपका कॉस्ट कम नहीं होगा, वो बढ़ेगा। सो इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी। कास्टिंग डिफेक्ट देखने से पहले, ये वीडियो हमने पहले भी देखा है लेकिन फिर से एक बार इसे रिपीट करके देखते हैं, जिससे अब तक हमने जो भी पढ़ा है वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। सो लेट्स वॉच दिस वीडियो।
भारत फोर्ज गुजरात, सैंड को प्रिपेयर करते हैं पहले। ये सैंड मिक्सिंग मशीन है, ये मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट है। मटेरियल हैंडलिंग करने के लिए भी मशीन यूज़ कर सकते हैं आप। अब ये मिक्सिंग के लिए जाएगी सैंड, ये पूरी मैकेनाइज है। फाउंड्री मैकेनाइजेशन जो हमने देख रहा है, ये मैकेनाइजेशन, ये मिक्सिंग मशीन है, सैंड मिक्स हो रही है। यहाँ बहुत कम चीज़ें, ये मटेरियल हैंडलिंग है, इसे कन्वेयर बेल्ट कहते हैं। टेस्टिंग ऑफ सैंड, ये हमने पहले ही डिस्कस किया था। ये मोल्डिंग बॉक्स है, दिस इज मेटल पैटर्न। ये मशीन है फॉर मेकिंग द मोल्ड, जिसमें पैटर्न रिमूवल भी होता है और मोल्ड भी बनता है। जॉल्ट एंड स्क्वीज मशीन, जनरली जहाँ पर मशीन यूज होती है मेटेलिक पैटर्न यूज होता है। एज प्रेशर अप्लाइड इज लार्जर, तो यहाँ जॉल्ट और स्क्वीजिंग एक्शन होगा मोल्ड बनाने के लिए। और रेट ऑफ प्रोडक्शन आप खुद देख सकते हो कितना फास्ट है। ये हाफ साइड रेडी भी हो गया। So this is mold of a flywheel like structure. ये एक हाफ बन गया मोल्ड का। नाउ द सेकंड हाफ, इसमें पैटर्न का सेकंड हाफ है। ये जो प्रोजेक्शन आपको दिख रहे हैं, दिस प्रोजेक्शंस आर नथिंग बट द प्रोजेक्शन फॉर मेकिंग स्प्रू एंड राइजर। स्प्रू और राइजर बनाने के लिए ये दो प्रोजेक्शन पैटर्न में ही बनाए गए हैं, क्योंकि ये मशीन से काम होने वाला है पूरा, तो आप हाथ से नहीं बना सकते स्प्रू और राइजर। इसलिए उसने क्या किया है, वो पैटर्न में ही दो प्रोजेक्शन दे दिए हैं, जिसकी वजह से आपके स्प्रू और राइजर जनरेट होंगे। तो फिर से वही मशीन यूज हो रहा है, स्क्वीज एंड जॉल्ट मशीन और जॉल्ट एंड स्क्वीज मशीन। एंड द सेकंड हाफ इज ऑल्सो रेडी। ये रॉड पैटर्न और मोल्ड को सेपरेट करने के लिए 4 रॉड यूज होते हैं, जिसकी वजह से मोल्ड आपका ऊपर की तरफ चला जाता है और पैटर्न वहीं पर नीचे बना रहता है। तो बोथ हाफ ऑफ द मोल्ड आर नाउ रेडी, सो इट विल जस्ट असेंबल्ड, उसे क्लीन अप करके असेंबल्ड किया जाता है। नाउ द मोल्ड इज कंप्लीटली रेडी आफ्टर असेंबलिंग। अब ये पोरिंग के लिए रेडी है मोल्ड। नाउ यू विल रिक्वायर्ड अ मोल्टन मेटल।
So large number of mold can be kept prepared. This is ladle. यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये लैडल है जो मोल्टन मेटल को कैरी करने के लिए यूज किया जाता है। ये कास्टिंग से बने हुए कुछ पार्ट है। सो दिस वन इज अ फर्नेस। अब उसके कंस्ट्रक्शन से देख सकते हो टॉल फर्नेस है, मतलब ये कौन सा फर्नेस है? दिस वन इज अ कुपोला फर्नेस। यू कैन सी diameter is less but height is more, so it is a cupola furnace। molten metal ladle में लिया जा रहा है। this ladle is lifted by the crane। ये ladle है। this is another furnace which is pot type furnace। तो कुपोला फर्नेस भी है इनके पास और ये एक पॉट फर्नेस भी है। ये कौन सा पॉट फर्नेस आपको पता चला होगा? देखिए टिल्ट हो रहा है पूरा का पूरा फर्नेस, सो इट इज अ टिल्टिंग पॉट फर्नेस। फर्नेस का फर्नेस पूरा टिल्ट हो रहा है। tilting pot furnace। Now ladle is moving to the desired position where pouring will be done। अब मोल्ड के पास जाएंगे जहां पोरिंग किया जाएगा। and it is poured। जो ऑलरेडी बने हुए मोल्ड है उसमें मेटल को पोर किया जा रहा है। स्प्रू से उसे पोर करेंगे जब तक वो राइजर से बाहर नहीं आता है। देखिए यहाँ पर एक कुपोला फर्नेस है, ये एक कुपोला फर्नेस है और ये एक कुपोला फर्नेस है। और यहाँ जो आपको पीछे फर्नेस दिख रहा है दिस वन इज अ टिल्टिंग पॉट फर्नेस। तो यहाँ एक ही फैक्ट्री में बहुत सारे फर्नेस आपको दिखने को मिलेंगे। दिस वर्टिकल शाफ्ट लाइक स्ट्रक्चर इज अ कुपोला फर्नेस। और ये पॉट फर्नेस है जिसका डायमीटर लार्ज होता है लेकिन हाइट कम होती है। नाउ द पोरिंग ऑफ मेटल इज कंप्लीटेड। उनका पोरिंग हो गया। यह एक अलग तरह का लैडल है जिसे बुल लैडल कहते हैं। दो वर्कर उसे एट ए टाइम उठा सकते हैं। ये छोटे साइज का लैडल है। लैडल का काम सेम होता है, मेटल को पोर करना। नाउ दिस इज फॉर कूलिंग। यहाँ पर कूलिंग के लिए रखे गए हैं सारे मोल्ड लाके। अब नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा आपका कूलिंग के बाद शेकआउट। कूलिंग हो गया, अब आपको कास्टिंग को बाहर निकालना है। सो दैट प्रोसेस इज अ शेकआउट प्रोसेस। देखिए इसके लिए एक वाइब्रेटर टाइप की मशीन आती है। दिस वन इज अ शेकआउट मशीन। इस पे वाइब्रेशन की वजह से मोल्ड पूरा ब्रेक हो जाता है। सी कंप्लीट मोल्ड इज ब्रोकन डाउन। देखिए ब्रेक करके निकाल रहे हैं। ये गेटिंग सिस्टम के पार्ट्स है, ये प्रोडक्ट के पार्ट नहीं है जिसे वो ब्रेक कर रहा है यूजिंग हैमर, क्योंकि ये ब्रिटल है। और ब्रेकआउट के बाद आपको क्या मिलेगा? फाइनल पार्ट।
सो दिस पार्ट आफ्टर शेकआउट, देखिए ये है आपका फाइनल प्रोडक्ट। इट इज नथिंग बट अ फ्लाईव्हील। एक फ्लाईव्हील है जो कास्टिंग से बनाया गया है। हमने जो मोल्ड अभी देखी सारी प्रोसेस, उसका ये फाइनल पार्ट है जो कास्टिंग के बाद निकला है। सो दीज आर डिफरेंट पार्ट विच आर मैन्युफैक्चर्ड हियर। ये है शॉर्ट ब्लास्टिंग मशीन, जो मैंने आपको बताया था स्टील के छोटे छोटे बॉल्स होते हैं जिसको हाई वेलोसिटी से मटेरियल के ऊपर शॉर्ट ब्लास्ट किया जाता है। देखिए एक्सेस मटेरियल रिमूव कर रहे हैं, मशीनिंग हो रहा है, ग्राइंडिंग से जो प्रोजेक्शन है एक्स्ट्रा अननेसेसरी उसे रिमूव कर रहे हैं। सो दीज आर फाइनल प्रोडक्ट आफ्टर पेंटिंग। So I hope you will understand now the complete casting process. अब हमें नेक्स्ट टॉपिक इंस्पेक्शन के बाद जो देखना है वो है कास्टिंग डिफेक्ट। द पर्पज ऑफ इंस्पेक्शन और वन ऑफ द पर्पज ऑफ इंस्पेक्शन इज टू चेक वेदर द कास्टिंग इज डिफेक्ट फ्री और नॉट। कास्टिंग में डिफेक्ट नहीं होने चाहिए, बट ड्यू टू some mistake in working, some defect arises। हमें डिफेक्ट रिक्वायर्ड तो नहीं है, लेकिन हम उसे अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर वर्किंग अगर आप नहीं करते हो या प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं करते हो तो ये डिफेक्ट आ सकते हैं कास्टिंग में। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से डिफेक्ट होते हैं और उसके ऊपर क्या रेमेडीज़ है या आपको क्या करना है तब वो डिफेक्ट जनरेट नहीं होंगे। तो एक के बाद एक हम कास्टिंग डिफेक्ट को देखते जाते हैं। सैंड ब्लो एंड पिन होल्स, डिफेक्ट कंसिस्टिंग ऑफ बलून शेप्ड गैस कैविटी और गैस कैविटीज कॉज्ड बाय रिलीज ऑफ मोल्ड गैसेस ड्यूरिंग पोरिंग। क्या कहते हैं, ये अगर गैस पूरी तरह से एस्केप नहीं होता है, अगर मोल्ड की पोरोसिटी अच्छी नहीं है, अपने वेंटिंग प्रॉपरली नहीं दिया है, उस केस में ये डिफेक्ट फॉर्म हो सकता है जिसे कहते हैं सैंड ब्लो एंड पिन होल्स। सैंड ब्लो मतलब बलून शेप गैस कैविटी जनरेट हो जाती है, बलून के शेप की, जो मेटल के अंदर ही अरेस्ट हो जाती, एस्केप नहीं हो पाता हो गैस। या फिर गैस कैविटीज कॉज बाय रिलीज ऑफ मोल्ड गैसेस ड्यूरिंग पोरिंग। गैस रिलीज तो हो गया लेकिन मेटल उस समय पूरी तरह से लिक्विड स्टेट में नहीं था, तो वो कैविटी फिलअप नहीं हो पाई। तो उसके वजह से पिन होल्स यानी ऐसे छोटे छोटे होल्स जनरेट हो जाते हैं मेटल में। जैसे आप अगर किसी रबर में पिन को इंसर्ट करते हो तो वहाँ जैसा होल जनरेट होगा, उस तरह के छोटे छोटे होल जनरेट होते हैं, उसे कहते हैं पिन होल्स। उसके वजह से मेटल पूरी तरह से पोरस हो जाता है। ये किस वजह से जनरेट होते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है? एक तो मोल्ड में पोरोसिटी ना होना या फिर वेंटिलेशन प्रॉपर ना दिया जाना। दीज आर द रीज़न फॉर दिस डिफेक्ट। इट इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द कास्टिंग टॉप सरफेस। आपको दिखाई नहीं देता ये डिफेक्ट, सरफेस के नीचे होता है। यानी ये जो होल, ब्लो होल या पिन होल होते हैं या सैंड ब्लोज होते हैं, ये सरफेस के नीचे होते हैं, ये दिखाई नहीं देते। रीज़न है लो परमेबिलिटी, पोरोसिटी कम होना मोल्ड की, बैड गैस वेंटिंग, वेंटिंग प्रॉपर ना होना, एंड हाई मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सैंड मोल्ड आर यूजुअल कॉजेस। सैंड में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होना, इसलिए मैंने क्या कहा था सबसे पहले यूनिट में, मॉइस्चर कितना होना चाहिए? इट शुड बी इन एग्जैक्ट क्वांटिटी। बहुत कम भी नहीं होना चाहिए या बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज देयर विल बी डिफेक्ट। तो ये पहला डिफेक्ट जिसके पीछे रीज़न है लो परमेबिलिटी और लो पोरोसिटी ऑफ द मोल्ड, बैड गैस वेंटिंग, आपने प्रॉपर वेंटिंग प्रोवाइड नहीं की है, एंड हाई मॉइस्चर कंटेंट इन द सैंड। तो इसके ऊपर रेमेडीज क्या होगी? जो रीज़न है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, प्रॉपर परमेबिलिटी वाला मोल्ड बनाइए, वेंटिंग प्रोवाइड कीजिए और मॉइस्चर कंटेंट
जितना रिक्वायर्ड है उतना ही मॉइस्चर सैंड में रखिए. दीज आर द रेमेडीज. सो दिस वन इज कॉल्ड एज सैंड ब्लो. बलून शेप अगर सरफेस के नीचे है बलून शेप, जिसे यहाँ पे आप देख रहे हो, एग्जैक्टली सरफेस के नीचे एक बलून शेप कैविटी बन चुकी है. दिस इज ड्यू टू द गैस गेट ट्रैप्ड इनसाइड द मेटल. वो अरेस्ट हो चुका है मेटल में. एंड दीज आर द पिन होल्स. ये छोटे छोटे होल्स है. सैंड ब्लो कैसे लार्ज साइज है, लेकिन पिन होल कैसा है, दीज आर द स्मॉल साइज बट मल्टीपल होल्स. इन दोनों के वजह से मेटल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कॉम्प्रोमाइज होती है. नाउ सेकंड वन, सैंड वॉश. सैंड वॉश मतलब क्या, सरफेस डिप that results from erosion of the sand mold during pouring. The contour is formed in the surface of the final cast part. मेटल के फ्लो के वजह से अगर मोल्ड का कोई पार्ट जो सैंड से बना हुआ है वो इरोड हो जाता है. मेटल में बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है, और अगर आप प्रॉपर गेटिंग सिस्टम या मेटल फ्लो के लिए आपने प्रॉपर पैसेज नहीं बनाया है तो ये हो सकता है कि मोल्ड का कुछ पार्ट इरोड हो जाए. और वो अगर पार्ट इरोड हो जाता है तो आपका शेप जो एक्चुअली रिक्वायर्ड था वो नहीं बचेगा. वो शेप कुछ चेंज हो जाएगा इरोजन की वजह से. इस तरह से यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये एक्चुअली कैसे होना चाहिए था, पार्ट इस तरह से होना चाहिए था, यहाँ से होना चाहिए था. बट दिस बिलो पोर्शन इज नाउ गेट इरोडेड ड्यू टू द फ्लो ऑफ मेटल. मेटल जैसे यहाँ से फ्लो हुआ, यहाँ का पार्ट उसने इरोड कर दिया, तो वहाँ पर एक डीप जनरेट हो गया. रिक्वायर्ड शेप एक्चुअली रेक्टेंगुलर होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर एक कंटूर जनरेट हो गया. दैट इज कॉल्ड एज सैंड वॉश. वहाँ से सैंड मेटल के साथ वॉश हो गई या फ्लो हो गई. सो दैट्स वाई द शेप गेट डिस्टर्ब्ड. स्कैब. It is caused by portion of the mold surface flaking off during solidification and get embedded into the casting surface. सैंड का कुछ पार्ट निकल गया मोल्ड से और मेटल के अंदर एम्बेड हो गया. यहाँ पे आप देख सकते हो सैंड का एक पार्ट, मोल्ड का कुछ पार्ट यहाँ मेटल के अंदर चला गया है. सो दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड एज स्कैब. ये सारे डिफेक्ट अनवांटेड है. पेनेट्रेशन. पेनेट्रेशन मतलब surface defect that occur when the liquid penetrate into the sand mold as the fluidity of the liquid metal is high. After solidifying, the casting surface consists of mixture of sand and metal. Harder ramming of the sand mold minimize this defect. अगर आपने प्रॉपर रैमिंग नहीं की है, डेंसिटी जो मोल्ड की होनी चाहिए वो आप अचीव नहीं कर पाए हो, उस केस में ये डिफेक्ट होता है. इसमें क्या हो गया, ये देखिए डेंसिटी अच्छी नहीं थी मोल्ड की, तो यहाँ ऊपर की तरफ आपका मेटल जाना ही नहीं चाहिए था. बट एज द डेंसिटी इज नॉट गुड, मेटल प्रेशर के वजह से कहाँ चला गया, ऊपर की तरफ. एक्चुअली ये कैसे होना चाहिए था, इस तरह से. ये ऊपर का पोर्शन आपका था ही नहीं, बट द मेटल गेट पेनिट्रेटेड इनटू द मोल्ड. मोल्ड सरफेस में पेनिट्रेट हो गया क्योंकि आपने प्रॉपरली रैमिंग नहीं किया था. तो ये सारे डिफेक्ट क्यों जनरेट हुए हैं, बिकॉज द प्रोसीजर इज नॉट फॉलोड प्रॉपरली. आपने प्रोसीजर फॉलोड नहीं किया इसलिए डिफेक्ट जनरेट होते हैं. अदरवाइज द प्रोडक्ट शुड बी डिफेक्ट फ्री. अगर आपने प्रोसीजर प्रॉपरली फॉलो की है तो पेनिट्रेशन मतलब मोल्ड के अंदर लिक्विड मेटल पेनिट्रेट हो जाना. दिस इज ड्यू टू पुअर रैमिंग या डेंसिटी आपने प्रॉपर अचीव नहीं की है. नेक्स्ट वन इज अ मोल्ड शिफ्ट. मोल्ड शिफ्ट मतलब आपको पता है दो पार्ट है मोल्ड के, कोप एंड ड्रैग. अगर दोनों एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर आपने प्रॉपर फिक्स नहीं किए हैं तो उसके वजह से जो डिफेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज मोल्ड शिफ्ट. डिफेक्ट कॉज बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ मोल्ड कोप इन साइडवाइज डायरेक्शन relative to drag. This result in a step in the cast product at the parting line. इस तरह से देखिए ये एक पार्ट है मोल्ड का, ये दूसरा पार्ट है. ये एक्चुअली कैसे होने चाहिए थे, एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर इस तरह से.
लेकिन ये कैसे हो गए, एक पार्ट इस तरफ मूव हो गया, दूसरा पार्ट इस तरफ मूव हो गया। अगर मोल्ड शिफ्ट होता है तो अंदर के कास्टिंग के साथ क्या होगा, वो भी डिस्टॉर्टेड फॉर्म में जनरेट होगी, वो भी प्रॉपर नहीं रहेगी। तो मोल्ड शिफ्ट मतलब मोल्ड एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर ना रहना, वो साइड वाइज मूवमेंट आ जाना उनमें। सो दिस इज ऑल्सो जनरेट अ डिफेक्ट। सो दैट इज द कोप हैज शिफ्टेड रिलेटिव टू ड्रैग, कोप मूव हो चुका है आपका, पार्टिंग लाइन के अलॉन्ग ये डिफेक्ट जनरेट होता है। सिमिलर डिफेक्ट इज कॉल्ड एज कोर शिफ्ट। अब आपकी कोर अगर आपने प्रॉपरली फिक्स नहीं की है तो वो भी मूव हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ कोर वर्टिकली, कोर शिफ्ट एंड मोल्ड शिफ्ट आर कॉज बाय बॉयंसी ऑफ द मोल्टन मेटल। इस तरह से एक्चुअली ये कोर कहाँ होनी चाहिए थी, एग्जैक्टली सेंटर में, लेकिन लिक्विड मेटल में फ्लोट होने की वजह से ये कहाँ चली गई, ऊपर की तरफ, जो इसकी एक्चुअल पोजीशन नहीं है। तो आपको सेंटर में होल चाहिए था, आपको होल अभी कहीं पे ऊपर मिलेगा, सेंटर में नहीं मिलेगा, तो ये डिफेक्टिव पार्ट है, ये आप यूज़ नहीं कर सकते। अब इस तरह से ना हो इसलिए हम क्या यूज़ करते हैं, चैपलेट्स। चैपलेट का यूज़ ही वही है। चैपलेट इज़ यूज टू सपोर्ट द कोर, ताकि मोल्टन मेटल की वजह से वो अपनी पोजीशन से मूव ना हो और कोर शिफ्ट डिफेक्ट ही नहीं आएगा अगर आप प्रॉपरली कोर को सपोर्ट करते हो तो। मोल्ड क्रैक, मोल्ड क्रैक अगेन इम्प्रॉपर रैमिंग की वजह से होता है। अगर मोल्ड की स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है तो फिन लाइक डिफेक्ट इन कास्ट पार्ट दैट ऑकर्स when mold strength is very less and a crack develops through which liquid metal can seepage। इस तरह से, इस तरह का और एक डिफेक्ट हमने कौन सा देखा है, जिसमें प्रोजेक्शन में पेनिट्रेशन, तो पेनिट्रेशन के जैसा ही डिफेक्ट है मोल्ड क्रैक, बट पेनिट्रेशन इज एट मल्टीपल प्लेसेस। यहाँ एक क्रैक जनरेट हो जाती है मोल्ड में, एक सिंगल क्रैक, और उसमें मेटल फ्लो होता है, उसके वजह से एक प्रोट्रूजन आपको मिलता है जो डिफेक्टिव है, ये आपको रिमूव करना पड़ेगा, ये एक्सेस है। सो दैट इज मोल्ड क्रैक। मिश्रण, नाउ अब तक हमने दो तरह के डिफेक्ट देखे हैं। पहले तो है पोरोसिटी की वजह से होने वाले डिफेक्ट, दूसरा है इम्प्रॉपर रैमिंग के होने वाले डिफेक्ट, अगर आपने स्ट्रेंथ अच्छी नहीं रखी है मोल्ड की तो। तीसरा एक देखा था हमने शिफ्टिंग की वजह से होने वाले डिफेक्ट। नाउ दिस इज फोर्थ डिफेक्ट विच इज ड्यू टू द सॉलिडिफिकेशन डिफेक्ट। जो हमने देखा था डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन, अगर आप अचीव नहीं कर पाते हो तो उसके वजह से कुछ डिफेक्ट हो सकते हैं। उसमें से पहला है मिश्रण। अब मिश्रण मतलब क्या, कास्टिंग दैट सॉलिडिफाई बिफोर कंप्लीटली फिलिंग द मोल्ड कैविटी। दिस ऑकर बिकॉज ऑफ low fluidity of molten metal, low pouring temperature, slow pouring, thinner cross section of the mold cavity। देखिए क्या हुआ है, यहाँ से आपने मेटल को पोर किया था और वो जाना कहाँ तक चाहिए था, इस पार्ट तक जाना चाहिए था,